Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी बुक बी हाइव की पोअम विंड के NCERT सॉल्यूशंस की, यानी आपकी बुक्स में इस कविता में जो भी सवाल पूछे गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस यानी उनके आंसर अब कैसे लिखने हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो डू कीप योर बुक्स एंड नोटबुक्स रेडी विद यू. लेट्स बिगिन विद द क्लास. एनसीईआरटी सॉल्यूशन सबको पता है बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैम पोअम तो समझ गए, कविता तो पूरी समझ गए, लेकिन ऐसा कैसा आंसर हम फॉर्मुलेट करें या ऐसा कैसा आंसर बनाएं जिसमें एग्जामिनर हमें बढ़िया से फुल मार्क्स दे दे. तो यहाँ पे मैं आपको वही पूरी बात बताऊंगी. थिंकिंग अबाउट द पोअम में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस हैं. तो आई वुड वांट यू ऑल कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखो नहीं, लेकिन इन आंसर्स को अच्छे से सिस्टमैटिकली आपने जो नोटबुक बनाई है उसमें आप नोट करते जाएं. नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा. अब आपसे पूछा गया है पहले स्टैंजा में, कविता का जो पहला स्टैंजा है उसमें विंड जो है, तूफान जो है, क्या क्या चीजें कर रही है. सो यू ऑल नो उसमें कवि ने कुछ कुछ मेंशन किया है, पोएट ने बताया है. वो विंड को कहते हैं कि भाई विंड तुम धीरे चलो, है ना, कम स्लोली. क्यों? क्योंकि तुम सब नष्ट कर दे रही हो. तुम जो है विंडो के शटर्स को तोड़ दे रही हो, तुम जो है शेल्फ में से किताबें गिरा दे रही हो, कागज जो है इधर उधर तितर बितर कर दे रही हो, स्कैटर कर दे रही हो. तो यानी फर्स्ट स्टैंजा में क्लियरली पोएट ने बताया है कि विंड क्या क्या कर रही है. तो इसे हम वर्ड्स में कैसे डालेंगे? वर्ड्स में हम इसको प्रिसाइज फॉर्म में डालेंगे. ठीक है, आपने ये नहीं करना है कि आपने पूरी फर्स्ट स्टैंजा की लाइनें लिखाई, आपको उसी बात को एक अलग तरीके से प्रिसाइज फॉर्मेट में बताना है. जैसे The wind breaks the doors of the window, comma, scatters the papers and throws down the books on the shelf. Scatter का मतलब क्या होता है? बिखेरना, है ना. सबसे पहला यही काम होता है ना, जब हवा चलती है तो जो कागज रखे होते हैं ना खुले, वो इधर उधर उड़ना चालू हो जाते हैं, यानी बिखरना. तो scatters the papers and throws down the books on the shelf. और शेल्फ पे जो किताबें रखी होती हैं वो विंड के जो है इतने फोर्स से नीचे गिर जाती हैं. It also tears the pages of the books and brings rain. और क्या बताया गया है कि वो किताबों के पन्ने भी फाड़ती है. टीयर्स का यहाँ पे मतलब क्या है? फाड़ना. ये आंसू वाले टीयर नहीं है ना, ये कौन से टीयर है? फाड़ने वाले. तो मतलब वो हवा इतनी तेज है, सोचो कभी आपने देखा होगा विंड में, बहुत तेज हवा में आप कोई किताब ऐसी खुली रख दो ना, तो उसके पन्ने इतनी जल्दी तेज पलटते हैं, एंड कभी फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो वो पन्ने फट भी जाते हैं. तो इधर विंड जो है किताबों के पन्नों को भी फाड़ती है और ब्रिंग्स रेन, एंड जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो उसके साथ बारिश भी ले आती है विंड. क्लियर है? तो यही कुछ चीजें थी जो अराउंड फर्स्ट स्टैंजा में बताई गई थी कि व्हाट डज विंड डू. ओके, फर्स्ट आंसर क्लियर है, बहुत ही इजी था. आइए आते हैं सेकंड सवाल पे. सेकंड क्वेश्चन बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हो. हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? तो यहाँ पे आपसे 3 सवाल अराउंड करे गए हैं कि Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? अब winnow वर्ड क्योंकि आपके बोलो मैम ये कहाँ से आ गया, तो ये पोम में यूज किया गया था. याद कीजिए ये लाइन दी गई थी, ये लाइन दी गई थी विंड गॉड विनो, है ना, ये दिया गया था ना. विंड गॉड यानी पवन देव जो है वो सब कुछ तबाह कर देते हैं, विनो कर देते हैं, राइट. विनो इन द सेंस का क्या होता है? पूरा रौंद देना किसी चीज को पूरी तरह से. तो आपने कभी देखा है घर में ग्रेन्स, मैंने उसी टाइम पे बताया था, पैडी फील्ड यानी गेहूं वगैरह होते हैं ना, चावल, इनकी विनोइंग होती है. तो आपने कभी ऐसा देखा है? ठीक है, आप बताना हाँ या ना. और आपकी लैंग्वेज में, यानी आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी बोलते हो, बिहारी बोलते हो, या फिर कन्नड़ बोलते हो, एनी लैंग्वेज आप बोलते हैं, उस लैंग्वेज में विनोइंग को क्या कहा जाता है? दूसरा सवाल. और इसी के अंदर तीसरा सवाल है व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, यानी विनो प्रोसेस करने के लिए हो सकता है किसी औजार की, किसी पर्टिकुलर चीज की यूज की जाती हो. तो यहाँ पूछा है वो चीजें क्या हैं जो विनो करने के लिए यूज की जाती हैं. सो बेसिकली अब सबसे पहला सवाल तो ये होगा मैम, विनोइंग जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्या होता है ना, जैसे गेहूं वगैरह होते हैं तो उनको विनो करना पड़ता है, यानी फटकने वाला प्रोसेस होता है ना, फटकते हैं उसको. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो शाफ होता है ना, जो बेसिकली खाल कहते हैं जिसको, है ना, उसको रिमूव करने के लिए, है ना. या फिर कभी
कोई कचरा हो जाता है, पत्थर आ जाते हैं, तो उन सबको साफ करने के लिए, ठीक है, तो विनोइंग प्रोसेस यूज हो जाता है. सो यस आई हैव सीन, मैंने तो बहुत जगह देखा है, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माय विलेज. हमारे गाँव में जो है हमने देखे हैं कि बहुत सारी वुमेन्स जो है ना ऐसे जो है ग्रेन्स को विनो करती हैं, यानी जो है उन्हें परचती हैं. एंड पीपल विनो ग्रेन्स क्यों करते हैं विनो? टू रिमूव स्ट्रॉज, शाफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेव्स. तो जो भी स्ट्रॉज होते हैं, जो भी शाफ प्रेजेंट रहता है, उसकी खालें होती हैं, या कुछ डस्ट आ जाता है, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ आ जाते हैं, है कि नहीं, उन सबको हटाने के लिए विनोइंग प्रोसेस होती है. नाउ विनोइंग इज जनरली नोन एज, विनोइंग को जनरली जहां तक मैंने देखा है उसे हिंदी में क्या क्या कहते हैं? फटकना, पिचोरना और अनाज परचना, है ना, अनाज परचाना हिंदी में. आप लैंग्वेज भी बताओगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में बता रहे हो. तो फटकना, पिचोरना और अनाज परचना कहते हैं हिंदी में. अब पूछा है कि लोग विनोइंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, यानी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वो यूज करते हैं. तो जनरली, है ना, यूजुअली जो है एक विनोइंग बास्केट यूज की जाती है फॉर विनोइंग. आपने देखा होगा ऐसे वो यूजुअली लकड़ी या जूट की उसकी बनी रहती है और ऐसे 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 उसको विनो करते हैं, राइट. सो यूजुअली विनोइंग बास्केट इज यूज फॉर विनोइंग. देखो इस टाइप से आपको हल्का सा इमेज में समझ आ रहा होगा, ये बास्केट है और ऐसे 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 वो उसको विनो करते हैं. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? अच्छा सवाल है ये. कवि ने क्या कहा कि विंड गॉड किन्हें कहा गया है? हमारे पवन देव को. कि विंड गॉड क्या क्या विनो करते हैं, यानी किस किस चीज को बिल्कुल ही पटक देते हैं, है ना, किसके फटकते हैं, किसको फटकारे लगाते हैं. सो द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, wood, body, lives and hearts and then crushes them all. तो wind god किसे विनो करता है? the weak. यहाँ पे कविता में, पोम में आपको फ्रेल वर्ड दिया था, तो मैंने यहाँ पे सिनोनिम लगाया है. जिसको याद हो फ्रेल वर्ड वो बिल्कुल यूज करें, अच्छा वर्ड है ये. और हो सकता है अगर जिन्हें एग्जाम में याद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप वीक वर्ड भी यूज कर सकते हैं. मैं दोनों अल्टरनेटिव्स रखती हूँ कि हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किसी को नए वर्ड्स याद हो जाते हैं, किसी को टाइम लगता है. तो इनकेस अगर याद नहीं आता है तो भाई वीक तो लिख के आना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ा है, ठीक है. तो वीक और फ्रेल का मतलब होता है कमजोर. तो द वीक क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है? टूटते हुए, है ना, टूटते हुए. तो जो कमजोर घर होते हैं, दरवाजे होते हैं, इंसान होते हैं, लोग होते हैं, दिल होते हैं, उन सब को विंड गॉड पवन देव क्या कर देता है? पूरी तरह से क्रश कर देता है, यानी पूरी तरह से उन्हें निचोड़ देता है, तबाह कर देता है. ओके, क्लियर है? चलिए इजी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरा जो पोएम है, कविता है, वो इसी पे बेस्ड है कि आप जो है विंड को, यानी इन परेशानियों को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं. सो द पोएट सजेस्ट्स that we should build strong houses and fix the doors firmly to make friends with the wind. तो पहले उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये सजेस्ट करना, यानी उन्होंने ये सलाह दी कि हम जो है पक्के घर बना ले. अरे मजबूत घर होंगे और उनमें जो दरवाजे हैं उन्हें हम फर्मली का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली. यानी उन दरवाजों को भी अगर हम मजबूती से फिक्स करें तो हम विंड के दोस्त बन जाएंगे. विंड के दोस्त यानी क्या? अब हवा आएगी तो वो हमारे घरों को नहीं नष्ट कर पाएगी. तो इससे कहने का क्या तात्पर्य था? मोरओवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफिकल्टीज इन लाइफ. तो विंड को दोस्त कैसे बना लेना है? यहाँ विंड हमें पता है एक सिंबल था. किसका सिंबल था? जीवन में जो प्रॉब्लम्स है ना. विंड पोम एक सिंबॉलिक पोम है, सबको पता है. किसको दर्शाती है? प्रॉब्लम्स इन लाइफ. तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दोस्त बना सकते हैं? जब हम खुद बहुत मजबूत हो जाएंगे, उन डिफिकल्टीज के सामने झुकेंगे नहीं, है ना. बोलेगा मैं झुकेगा नहीं, है ना, सब पुष्पा बन जाएंगे और कहेंगे कि अब हम आपका सामना करने के लिए तैयार हैं. ऑलराइट, गुड टू गो विथ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? इस कविता की आखिरी 4 लाइनें जो हैं उससे आपको क्या समझ आया? तो इन दी लास्ट 4 लाइन्स, बहुत ही जो मेरी फेवरेट लाइन थी, मैंने आपको बताया था, द पोएट इंस्पायर्स अस टू फेस द विंड व्हिच सिंबलाइजेस द हार्डशिप्स ऑफ आवर लाइव्स करेजियसली.
He tells us that the wind can only extinguish the weak fires. It intensifies the stronger ones. Similarly, adversities deter the weak-hearted but make stronger those who have unfaltering will. In such a case, befriending the wind or the hardships of life makes it easier for us to face them. तो आधे लोग घबरा गए होंगे, मैं इतना बड़ा आंसर बोल गया, आप चिंता नहीं करने की, है ना। आपको सारा मतलब मैंने समझाया है पोएम में, अब एक एक लाइन समझाती हूँ, ठीक है। देखो आखिरी 4 लाइंस में कवि क्या बताते हैं, उन्होंने कहा था जो विंड होती है ना वो कमजोर आग को, कभी आपने बॉन फायर में बैठे हो या फिर कभी माचिस तो जलाई होगी, तो जैसे आप माचिस जलाते हो ना, तो जब वो बहुत ही ज्यादा, या कभी आपने बॉन फायर जलाया हो, है ना, तो बॉन फायर में क्या होता है, लकड़ी वकड़ी जलाता है, तो जब वो चालू हो रही होती है ना, तब आप उस पर हवा नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि चालू होते ही हवा कर दोगे वो बुझ जाएगी, क्योंकि वो कमजोर होती है अभी आग। लेकिन धीरे धीरे जैसे पूरी लकड़ी आग पकड़ने लगती है और आग की लपटें आती हैं, एंड तब आप हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे करते हो ना, हवा करते हो उसको थोड़े से कागज से, तब वो आग क्या होती है और बढ़ती जाती है। तो यानी यहाँ पे क्या मतलब है कहने का, पोएट हमें इंस्पायर करते हैं, किस चीज की प्रेरणा देते हैं, कि आप जो है विंड को, जो क्या सिंबलाइज करती है, हार्डशिप ऑफ लाइफ। हार्डशिप का मतलब होता है जीवन में जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उन्हें कैसे सामना करो, करेजियसली, यानी बिल्कुल साहस से, बहादुरी से। He tells us that the wind can only extinguish. Extinguish का मतलब क्या होता है, बुझा देना। तो वो बताते हैं कि हवा जो है सिर्फ किसे बुझाती है, वीक फायर्स को, कमजोर आग, जो आग बिल्कुल ही अभी अभी आई होती है उसे एकदम जो है ना कमजोर आग को वो बुझा देती है। बट इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रॉन्गर वंस, और जो आग खुद ही इतनी स्ट्रांग होती है, खुद ही इतनी विशाल होती है, उसको वो और इंटेंसिफाई यानी उसे और स्ट्रॉन्ग बना देती है, उसे बढ़ावा दे देती है। और सो सिमिलरली, यानी उसी तरह से कवि क्या कहना चाहते हैं ये विंड और आग की बात से, वो बताना चाहते हैं कि एडवर्टरीज डेटर द वीक वन। एडवर्सिटीज का मतलब क्या होता है, जीवन में जो बुरा वक्त होता है ना, बुरा वक्त, एडवर्सिटीज आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रोड़े आ रहे हैं, डेटर दी वीक हार्टेड। डेटर का मतलब क्या होता है, जो वीक हार्टेड, जो कमजोर दिल के लोग होते हैं, जिनमें जज्बा नहीं होता, उन्हें डेटर यानी उन्हें और नीचे गिरा देती है, उन्हें डेटर करती है यानी उन्हें और कमजोर बना देती है। लेकिन मेक स्ट्रॉन्गर दोज हु हैव अनफॉल्टरिंग विल। अनफॉल्टरिंग विल का मतलब होता है वो जज्बा जो डगमगाता नहीं है ना, यानी जिसका जज्बा डगमगाता नहीं है, अनफॉल्टरिंग, बिना डगमगाए वाला। विल का मतलब क्या होता है, जज्बा या हौसला। तो वो लोग जो डटे रहते हैं, उल्टा जो परेशानी आती है ना, वो तो उन्हें और मजबूत बना देती है कि वाह भाई परेशानी आई है तो मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिला है कि मैं कितना ज्यादा मजबूत हूं। इन सच अ केस, befriending the wind or the hardships of life makes it easier for us to face them. तो befriending का मतलब क्या होता है, दोस्त बना लेना। befriending का मतलब क्या होता है, दोस्त बना लेना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इस विंड को, यानी विंड से क्या कहने का मतलब है, इन परेशानियों को, इन मुश्किलों को जीवन में अपना दोस्त बना ले, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा उनका सामना करना। क्योंकि अगर किसी भी चीज में आप एक पॉजिटिव दृष्टि रखोगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होता दिखेगा। एंड कभी आपके, मैंने देखे हैं लोग जिनकी नेगेटिव दृष्टि रहती है ना, तो अगर उनके साथ जीवन में अच्छा भी होता है तब भी वो दुखी ही रहते हैं। राइट, क्लियर हुआ आंसर, आपको समझ आया। अच्छा एक चीज और बता दूं, प्रॉब्लम्स वर्ड का बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, जो आप यूज कर सकते हो। आप प्रॉब्लम्स कह सकते हो, आप ऑब्स्टेकल्स कह सकते हो, है ना। आंसर को आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक ही वर्ड को यार रिपीट मत करना, है ना। आप हार्डशिप्स कह सकते हो, ठीक है, आप डिफिकल्टीज कह सकते हो। ये सारे कुछ कुछ जो मैं वर्ड्स लिखती जा रही हूँ, है ना। इसके अलावा भी आपको लगता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड, आप लिख सकते हो प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स। ओके, तो आप ऑल्टरनेटिवली अगर मान लो लॉन्ग आंसर है, आपको बार बार एक ही वर्ड लिखना है, ठीक है, तो आप अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे अभी अपन ने शुरू में हार्डशिप कहा, तो आप बाद में एक काम कर सकते हो, यहाँ पे हार्डशिप की जगह स्ट्रगल्स लिख सकते हो, है ना। सो कोशिश करो जब लॉन्ग आंसर लिखो तो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करो, आप उसके ऑल्टरनेटिव्स यानी सिनोनिम्स जो है, सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची, इसलिए आपको वोकैबुलरी अच्छी करनी होगी, है ना, ठीक है। आप इसके लिए ये सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। ऑल गुड, क्लियर है आंसर। चलिए
अगर ये क्लियर है तो आते हैं हम हमारे अगले एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे, व्हिच सेज हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it the same as the poets? Now, यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। एक ही प्रश्न में, यानी है तो क्वेश्चन 6, लेकिन उसमें बहुत सारे पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो आपने आराम से क्या करना है, एक पार्ट पढ़ना है, उसका आंसर दो, फिर दूसरा पार्ट पढ़ो, उसका आंसर दो, ठीक है। लेकिन कोई भी पार्ट को भूल मत जाना आंसर करना, ठीक है। तो पहली बात है कि वो पूछते हैं कि कवि विंड से पता है हमें कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे थे, तो वो किस वे में बात कर रहे हैं? क्या वो एंगर में यानी गुस्से में बात कर रहे हैं, या फिर ह्यूमर में, ह्यूमर यानी हास्य तरीके से वो बात कर रहे हैं? तो हमें क्लियरली पता है, जब से कविता स्टार्ट हुई है, कवि लिटरली विंड को कहते हैं विंड कम स्लोली, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, यानी वो विंड को क्या करे, गुस्से में कह रहे हैं कि यार धीरे आओ, मेरे घर के जो है खिड़कियों के शटर मत तोड़ो, मेरे घर की किताबें नीचे मत गिराओ, है ना, पेपर्स मत फाड़ो, ये सब मत करो। तो यानी वो क्या कह रहे हैं, विंड को गुस्से में कह रहे हैं, अरे विंड तुम शांत हो जाओ। तो यानी क्लियरली पहला आंसर तो हमारा क्या होता है, पार्ट द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद एंगर, एंगर यानी वो विंड से गुस्से में बात कर रहे हैं। क्लियर है पहली चीज। अब आपसे पूछा है, यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ अबाउट विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। तो मैंने कहा यस आई हैव विटनेस्ड। विटनेस्ड का मतलब क्या होता है, विटनेस वर्ड का मतलब होता है साक्षी, यानी मैंने देखा है, मैं साक्षी रही हूं। किसकी साक्षी? स्टॉर्मी वेदर एंड आई हैव सीन द विंड अपरूटिंग ट्रीज, यानी मैंने देखा है कि कैसे स्टॉर्मी यानी जब मौसम बहुत ज्यादा तूफानी हो जाता है और विंड जो है हवा से ट्रीज अपरूट, अपरूट का मतलब क्या होता है, जड़ से निकल जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपरूट? जड़ से निकल जाना। तो मैंने देखा है ऐसा कि बहुत तेज तूफान आया है और इधर उधर सब कुछ हो गया है, इवन तो पेड़ निकल आए हैं जड़ों से, इतनी भयंकर जो है तूफान देखा है। I have watched on the television many instances where wind has caused destruction, crushing houses with people stuck inside. तो मैंने टीवी पे भी ऐसे बहुत इंस्टेंसेस यानी ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं जहाँ पे विंड से बहुत सारी जिंदगियां नष्ट हो गई हैं, लोगों की इवन तो घर टूट गए हैं, राइट। बहुत सारा मैंने देखा है विंड के थ्रू तबाही। तो यहाँ आपसे सवाल पूछते हैं, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? तो इस बात पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? इज इट द सेम रिस्पॉन्स एज पोएट्स? तो मैंने कहा नो, माई रिस्पॉन्स, ये मैंने अपने ओपिनियन में आंसर दिया है। अब मैं चाहूंगी हर स्टूडेंट अपने वे में क्रिएटिव होता है। लिटरेचर का सबसे बेस्ट बात यही है, देखो आप साइंस पढ़ते हो, आपको पता है फोटोसिंथेसिस पूछा है तो तुमको वही प्रोसेस बतानी है, तुम प्रोसेस तो नहीं बदल सकते। लेकिन लिटरेचर में आपसे आपके व्यूज भी पूछे जाते हैं एंड हर इंसान के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो पलक मैम ने अपने हिसाब से तो आंसर दिया है, बट किसी को लगता है नहीं मैम हमारी थिंकिंग अलग है, तो जो सवाल आपसे पूछा जाता है आप उसके आंसर को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सो आई हैव रिटन नो, माई रिस्पॉन्स वुड नॉट बी सिमिलर टू द पोएट। मेरा जो जवाब है वो पोएट से, कवि से सिमिलर या सेम नहीं है। Violent wind causes destruction, but its energy, if harnessed, can be utilized in generating electricity and for productive purposes. तो मेरा यहाँ पे कहने का एक्चुअली मतलब ये था कि वायलेंट विंड यानी जो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने वाली विंड आती है, तूफान आता है, वो डिस्ट्रक्शन तो करता है, मानती हूँ तबाही करता है उसकी एनर्जी से। लेकिन अगर हम उसकी एनर्जी को, होता है ना कोई भी चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है ना एनर्जेटिक है या कुछ ऐसा है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ चीज़ों में पॉजिटिव देखना, है ना, ये मैंने अपनी नज़र बना रखी है हमेशा से, है ना, देखने का नज़रिया जो पॉजिटिव रखा है। तो इस विंड की मान लो अगर आप एनर्जी को इफ हार्नेस्ड, हार्नेस्ड का बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है एक सही जगह पे आप उसे कंट्रोल करके इस्तेमाल करो, तो यही विंड की जो एनर्जी है, विंड एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जनरेट करने में, एंड ऐसे बहुत सारे प्रोडक्टिव पर्पस है जिसमें वो एज एन ऑल्टरनेटिव यूज की जा सकती है, राइट। तो होता है ना किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की एनर्जी को अगर आप सही जगह इस्तेमाल करो तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव यानी लाभदायक आपके लिए प्रूव हो सकता है। तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। अगेन इफ यू फील यू कैन श्योरली चेंज दिस पार्ट, आप कर सकते हो इस पार्ट को, ठीक है, बात समझ आई? So my dear students, with this we end the wonderful session for NCERT solutions। छोटू से आपके कुछ ही क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करती हूँ आपको तरीका समझ आया होगा कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चन के आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। एंड अगेन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम तो आपको देता ही है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। ये सारे कोर्सेज फ्री हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं, कजिन से, आप उन्हें बता सकते हो ये कोर्सेज
कैसे बने रह सकते हो आप हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। एक तो ये कर सकते हो, दूसरी चीज़ आई नो सब सोशल मीडिया पे तो होंगे ही कहीं ना कहीं, सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल्स। आप हमारे यहाँ से नोट्स भी जो है बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर चीज़ की, वहाँ से आप अपने आप को गाइड करें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।